गोल्डन एरा ऑफ लेजेंड्स। सुहानी यादों का सुहाना सफर। क्या कोई आम इंसान ये सोच सकता है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का जो सबसे ऊर्जावान और खुशियों से भरा शास्त्रीय गीत है वो एक्चुअली एक बहुत बड़े सुपरस्टार के गहरे मानसिक अवसाद यानी क्लिनिकल डिप्रेशन का नतीजा था? बिल्कुल। मतलब ये सुनने में इतना अजीब और विरोधाभासी लगता है ना। एक तरफ तो मानसिक अवसाद जैसी गंभीर और एकदम अंधकार में स्थिति है, और दूसरी तरफ एक ऐसा गीत जो पूरी तरह से जीवन से भरा हुआ है। पग में घूंघट बांध के घूंघटा मुख पर डार के। इन दोनों का आपस में क्या ही संबंध हो सकता है? एग्जैक्टली। और यही आज की इस बेहद खास और विस्तृत चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। यह सामग्री हमें 1950 और 60 के दशक के उस सिनेमाई दौर में ले जाती है जिसे सिर्फ एक बीता हुआ कल समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। नौशाद, गायक मोहम्मद रफी और गीतकार शकील बदायूनी की तिकड़ी ने इतिहास रचा था, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ कुछ पुराने और हिट गीतों की यादें ताज़ा करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि आज हम ये रिकॉर्ड करने वाले हैं कि कैसे इन तीनों के काम करने के तरीके ने बड़े बड़े अभिनेताओं के करियर की दिशा को ही पूरी तरह से बदल दिया। कैसे एक संगीतकार की हैसियत मुख्य अभिनेताओं के बराबर आ खड़ी हुई, जहां नौशाद साहब की फीस अचानक 75,000 रुपए से छलांग लगाकर सीधे 1,50,000 रुपए हो गई। बाप रे, उस जमाने में 1.5 लाख रुपए। हाँ, और इन सब से ऊपर कैसे एक बेहद व्यावसायिक और निर्मम इंडस्ट्री के बीच उन्होंने वफादारी और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया के लिए भी एक केस स्टडी माना जा सकता। तो जो भी लोग किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि असली टीम वर्क या कोलैबोरेशन के मायने एक्चुअली होते क्या हैं, अपनी खुद की कीमत तय करने का फॉर्मूला क्या होता है और इनोवेशन कैसे काम करता है, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जब 1952 की फिल्म बैजू बावरा की अपार सफलता ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव ही हिला दी थी। देखिए, इस सफलता के बाद ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि मोहम्मद रफी अब सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि रफी की आवाज का दायरा इतना विस्तृत था कि वे बहुत ऊंचे सुरों से लेकर एकदम धीमे और मध्यम सुरों में भी समान अधिकार के साथ गा सकते थे। और उनकी आवाज की इसी तकनीकी खूबी ने उन्हें उस समय के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की स्थायी आवाज बना दिया था, है ना? दिल से दिल टकराता है जब पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। एक शहंशाह ने बनवा तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझ। बिल्कुल, दिलीप कुमार के किरदारों में जो एक खास तरह का ठहराव और दर्द होता था, रफी उसे अपनी आवाज के उतार चढ़ाव से बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेते थे। लेकिन इस तिकड़ी के निर्माण में नौशाद की कार्यशैली को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नौशाद सिर्फ एक ऐसे संगीतकार नहीं थे जो केवल धुनें बनाते हों। हाँ, उन्हें तो उर्दू शायरी और कविताओं से बहुत गहरा लगाव था। एग्जैक्टली। उनके काम में संगीत और शायरी इतने रचे बसे होते थे कि आप ये फर्क ही नहीं कर सकते थे कि धुन पहले बनी है या शब्द। दोनों एक दूसरे के भीतर एकदम गुंथे हुए थे। और इसी जगह पर शकील बदायूनी की उर्दू शायरी ने उस ढांचे में अपनी पक्की जगह बनाई। शकील अब नौशाद की टीम के एक स्थायी और बहुत अहम सदस्य बन चुके थे। अगर हम इनके इस तालमेल को एक रूपक के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि नौशाद का संगीत एक भव्य और विशाल महल का बुनियादी ढांचा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। हाँ, और शकील बदायूनी की उर्दू शायरी उस महल की दीवारों पर की गई बहुत ही बारीक और खूबसूरत नक्काशी थी। लेकिन वो पूरा महल और उसकी नक्काशी तब तक अंधेरे में थी जब तक कि रफी की आवाज ने एक तेज रोशनी बनकर उस पूरी संरचना को जगमगा नहीं दिया। उस रोशनी के बिना आम जनता कभी उस महल की खूबसूरती को देख और महसूस ही नहीं कर पाती। वाकई, ये रूपक उस पूरी रचनात्मक प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। सिर्फ एक बेहतरीन ढांचा या सिर्फ एक तेज रोशनी,
अपने आप में कभी मुकम्मल नहीं होती। जब ये तीनों तत्व मतलब संगीत की शास्त्रीय समझ, उर्दू लफ्जों की गहरी बनावट और आवाज की असीम संभावनाएं एक साथ मिले तो उसने श्रोताओं के मन पर एक ऐसा असर डाला जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज मन रंग लो तन रंग लो। और स्रोत ये भी बताता है कि बैजू बावरा के बाद दर्शकों की पसंद में एक बहुत स्पष्ट बदलाव आ गया था। उस समय का जो नव स्वतंत्र भारत था वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना चाहता था। और इस तिकड़ी ने उस समय की जनता की इस मनोवैज्ञानिक जरूरत को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने शास्त्रीय और लोक संगीत का एक ऐसा आधुनिक सिनेमाई संस्करण दिया जिसे आम लोग बहुत आसानी से गा और गुनगुना सकते थे। लेकिन देखिए, स्टूडियो के बंद कमरे में कलात्मक तालमेल होना एक अलग बात है और असल सिनेमा की दुनिया में काम करना बिल्कुल अलग। फिल्म निर्माण में बाहरी व्यावसायिक दबाव और अप्रत्याशित बदलाव तो लगातार होते ही रहते हैं। हाँ, वो तो है, इंडस्ट्री का तो काम ही यही है। 1955 से 57 का दौर हमें बताता है कि ये सफल टीम भी इन बदलावों से अछूती नहीं थी। 1955 में S.U. सनी के निर्देशन में उड़न खटोला फिल्म आई। दिलीप कुमार, निम्मी और जीवन इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में रफी ने नौशाद के निर्देशन में ओ दूर के मुसाफिर, ना तूफान से खेलो और मोहब्बत की राहों में चलना संभल कर जैसे अमर गीत गाए। के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, मोहब्बत की राहों में चलना संभल। और पर्दे के पीछे की कहानी ये दिखाती है कि एक फिल्म निर्माण कितने बदलावों से गुजरता है। स्रोत के अनुसार मुख्य भूमिका के लिए पहली पसंद उस दौर की सबसे बड़ी स्टार मधुबाला थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों से ये भूमिका निम्मी के पास चली गई। अच्छा, सिर्फ कास्टिंग में ही नहीं बल्कि संगीत के स्तर पर भी काफी बदलाव हुए थे। शुरुआत में इस फिल्म का एक गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, जिसे बाद में फिल्म की जरूरत के हिसाब से बदल दिया गया। बिल्कुल, और ये साफ बताता है कि एक सफल टीम भी अपनी पुरानी सफलताओं के भरोसे आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। उन्हें हर मोड़ पर हालातों के अनुसार अपने फैसले बदलने ही पड़ते हैं। सही कहा। और फिर 1957 का वो साल आया जब महबूब खान की मदर इंडिया रिलीज हुई। ये भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर फिल्म है। एक नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुख भरे दिन भी तेरे भैया तब सुख आयो रे। रंग जीवन में दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री को पढ़ने पर बार बार खटकता है। पूछिए, क्या सवाल है? मदर इंडिया तो मुख्य रूप से सुनील दत्त और नरगिस के बेमिसाल और ऐतिहासिक अभिनय के लिए जानी जाती है। पूरी फिल्म का फोकस एक ग्रामीण महिला के कड़े संघर्ष पर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म की वजह से एक संगीतकार के तौर पर नौशाद को देश विदेश में इतनी बड़ी शोहरत मिल गई? मतलब एक ग्रामीण भारतीय कहानी से बाजार में उनके संगीत की मांग अचानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसमान क्यों छूने लगी? बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, जब हम सिनेमा की डिस्ट्रीब्यूशन और उस समय के वैश्विक बाजार के काम करने के तरीके को देखते हैं तो इस कैसे और क्यों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाता है। जब मदर इंडिया जैसी फिल्म ऑस्कर तक पहुंचती है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होती है तो विदेशी दर्शकों के लिए अभिनय या कहानी तो प्रभावशाली होती है, लेकिन हिंदी या उर्दू भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। भाषा की दीवार, बिल्कुल। और संगीत उसी दीवार को तोड़ देता है। नौशाद का संगीत उस ग्रामीण भारत की भावना, उस मिट्टी की खुशबू का सीधा भावनात्मक अनुवाद था। विदेशी दर्शक बिना भाषा समझे भी उस दर्द और उस संघर्ष को उन धुनों के जरिए सीधा महसूस कर सकते थे। क्या बात है। इस तरह नौशाद का संगीत उस फिल्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति का एक वैश्विक दूत बन गया। संगीत की इसी सार्वभौमिक पहुंच ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। समझ गई।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और बाजार में बढ़ती मांग के बाद अक्सर ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे की जिंदगी बहुत चमकदार और सुकून भरी होगी, लेकिन बड़े व्यावसायिक स्तर पर काम करने की एक भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, ये तो है। जब इंडस्ट्री अभिनेताओं को सिर्फ एक उत्पाद या मशीन की तरह देखने लगती है तो उसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता है, और ये हमें 1960 के उस चौंकाने वाले मोड़ पर लाता है जहां इंसान का मनोविज्ञान और सिनेमाई संगीत आपस में सीधे टकरा गए। हम यहाँ 1960 की उस मशहूर फिल्म कोहिनूर की बात कर रहे हैं। स्रोत हमें बताता है कि दिलीप कुमार उस समय लगातार देवदास जैसी फिल्मों में गहरे उदास और दुखद किरदार निभा रहे थे। उन किरदारों की पीड़ा को जीते जीते दिलीप कुमार असल जिंदगी में मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। बाप रे, एक अभिनेता का अपने किरदारों के दर्द को इतने गहरे तक अपना लेना कि उसका खुद का मानसिक स्वास्थ्य दांव पर लग जाए, ये अपने आप में ये सोचने पर मजबूर करता है कि कला इंसान से क्या कुछ छीन सकती है। और यहीं पर चिकित्सा विज्ञान और कला का एक बहुत ही अनोखा संगम होता है। उनके मनोचिकित्सक ने उन्हें एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त मेडिकल निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपनी मानसिक शांति वापस पाने और इस अवसाद से बाहर निकलने के लिए उन्हें तुरंत ये ट्रेजेडी किंग वाली भारी भरकम भूमिकाएं छोड़नी होंगी और हल्की फुल्की हास्य से भरपूर भूमिकाएं करनी होंगी। और उस एक डॉक्टर की सलाह ने दिलीप कुमार की पूरी छवि को बदल कर रख दिया, जिससे कोहिनूर जैसी फिल्म का जन्म हुआ। लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो ये है कि नौशाद ने एक अभिनेता के इस मानसिक बदलाव को अपने संगीत में कैसे ढाला। बिल्कुल, यही सबसे खास बात है। उन्होंने दिलीप कुमार की इस हल्की फुल्की भूमिका के लिए हमीर राग का चयन किया, जिस पर रफी ने वो अमर गीत मधुबन में राधिका नाचे गाया। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि विशेष रूप से ये हमीर राग ही क्यों चुना गया? देखिए, अगर हम इसे शास्त्रीय संगीत के विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमीर राग अपनी ऊर्जा, अपने उत्साह और एक तरह की सकारात्मक चमक के लिए जाना जाता है। नौशाद ने सिर्फ कोई रैंडम धुन नहीं बना दी थी, उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे राग का इस्तेमाल किया जो मनोवैज्ञानिक रूप से अवसाद और उदासी का सीधा एंटीडोट यानी काट था। वाकई हाँ, वो राग खुद में इतना जीवंत है कि वो दिलीप कुमार के उस नए और ऊर्जावान किरदार को पर्दे पर पूरी तरह से स्थापित कर देता है। उसकी तेज लय और सुरों की बनावट सीधे इंसान के मूड को ऊपर उठाने का काम करती है। और ये मनोवैज्ञानिक और संगीतमय प्रयोग इतना सफल रहा कि दिलीप कुमार को इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार तक मिला। मधुबन में राधिका नाचे, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, आज मन रंग लो तन रंग लो। मतलब एक डॉक्टर का पर्चा अंततः भारतीय सिनेमा के सबसे महान शास्त्रीय गीतों में से एक के जन्म का कारण बन गया। ये कला के निर्माण की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। एकदम सही कह रही हैं आप। और 1960 का ये दशक शुरू होते होते कोहिनूर और फिर उसी साल आई के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आजम, जिसमें रफी ने वो मशहूर गीत मोहब्बत जिंदाबाद गाया था, इनकी अपार सफलता ने बाजार के सारे समीकरण ही बदल दिए। ये तिकड़ी अब सिर्फ कला नहीं रच रही थी, वे बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी गारंटी बन चुके। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदा, अंधेर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमान। रफी की आवाज की मांग बाजार में सबसे ज्यादा थी। लेकिन फिर स्रोत एक ऐसा तथ्य सामने रखता है जो उस समय के हिसाब से एकदम अविश्वसनीय लगता है। इस सफलता के चरम पर नौशाद ने अपनी फीस अचानक 75,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1,50,000 रुपए कर दी। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ, बताइए। 1960 के दशक में रातों रात अपनी फीस सीधे दोगुनी कर देना, क्या फिल्म निर्माताओं की तरफ से इसका भारी विरोध नहीं हुआ होगा? मतलब एक संगीतकार अचानक से मुख्य अभिनेता के बराबर की फीस कैसे मांग सकता है? और सबसे बड़ी बात, बाजार उसे मान भी कैसे लेता है? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि निर्माताओं ने इस मांग को खारिज क्यों नहीं किया। इसका सीधा सा जवाब है लिवरेज या सौदेबाजी की ताकत।
देखिए, उस दौर में फिल्म की मार्केटिंग और प्रचार मुख्य रूप से रेडियो पर बजने वाले गीतों के जरिए होता था। अगर किसी फिल्म के गीत रेडियो पर हिट हो गए तो सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ आना एकदम तय था। रेडियो ही सब कुछ था उस समय। एग्जैक्टली। नौशाद रफी और शकील की तिकड़ी ने निर्माताओं को यह एहसास करा दिया था कि वे सिर्फ फिल्म में थोड़ा बहुत मूल्यवर्धन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद फिल्म के मुख्य सेलिंग पॉइंट है। निर्माता अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो नौशाद को 1.5 लाख रुपए देंगे तो केवल संगीत के अधिकारों और उसकी लोकप्रियता से होने वाली कमाई उसका कई गुना ज्यादा होगी। उनके पास इस तिकड़ी की शर्तों को मानने के अलावा कोई और सुरक्षित व्यापारिक विकल्प था ही नहीं। और इसके स्पष्ट आर्थिक आंकड़े भी हमें मिलते हैं। 1963 में जब H.S. रवेल की मुस्लिम सोशल फिल्म मेरे महबूब रिलीज हुई, जिसकी कहानी लखनऊ के पृष्ठभूमि पर आधारित थी और राजेंद्र कुमार तथा साधना मुख्य भूमिकाओं में थे, इस फिल्म के गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम और याद में तेरी जाग जाग के हम इतने बड़े हिट हुए कि उमेश स्रोत के अनुसार केवल फिल्म के संगीत ने उस समय लगभग 6 करोड़ रुपए का भारी भरकम राजस्व कमाया। फिर मुझे नरगिसी आँखों का हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगा, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे बेखुदी याद में तेरी जाग जाग के हम। और आज के समय के करोड़ों रुपए भले ही हमें सामान्य लगे, बिल्कुल, लेकिन 1960 के दशक में संगीत से 6 करोड़ रुपए की कमाई होना एक ऐतिहासिक घटना थी। फीस का 75,000 से 1.5 लाख होना कोई कलाकार का अहंकार नहीं था, ये अपनी उस असली कीमत की पहचान थी जो वे बाजार को कमाकर दे रहे थे। बिल्कुल। रफी को मेरे महबूब के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला। बिल्कुल। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि एक सफल फिल्म का पूरा आर्थिक भार अब सिर्फ अभिनेताओं के कंधों पर नहीं था। और जब कोई कलाकार सफलता और शक्ति के शिखर पर पहुंचता है तो उसके भीतर एक रचनात्मक बेचैनी जन्म लेती है, कुछ नया करने की, अपनी ही बनाई और स्थापित सीमाओं को तोड़ने की। और अक्सर इसी प्रयोग के दौरान व्यक्तिगत संबंधों की असली परीक्षा भी होती है। 1964 की फिल्म लीडर, जिसमें एक बार फिर दिलीप कुमार और वैजंती माला थे, इसी प्रयोगवाद का नतीजा थी। बिल्कुल। नौशाद, जिन्हें दर्शक और पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत का पर्याय मानते थे, उन्होंने इस फिल्म में पहली बार पाश्चात्य यानी पश्चिमी संगीत का खुलकर प्रयोग किया। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी था, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं कुछ कह, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। हाँ, और पश्चिमी संगीत के प्रयोग से यहाँ मतलब सिर्फ गिटार या ड्रम इस्तेमाल कर लेना भर नहीं था। अगर उस फिल्म के गीत मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो को हम करीब से सुने तो पता चलता है कि कैसी नौशाद ने रफी की विशुद्ध क्लासिकल आवाज की ठीक पीछे तेज पश्चिमी बीट्स, सैक्सोफोन और क्लैरिनेट जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। बहुत ही अलग साउंड था वो। एकदम। ये पारंपरिक हिंदुस्तानी गायकी और जैज स्टाइल के तेज रिदम का एक बहुत ही साहसिक फ्यूजन था। स्रोत के अनुसार फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ी हिट न रही हो, लेकिन ये गीत और पश्चिमी संगीत का ये प्रयोग सुपरहिट साबित हुआ। और ये प्रयोग 1966 में A.R. कारदार निर्देशित दिल दिया दर्द लिया में भी जारी रहा, जहां रफी ने सिर्फ सोलो नहीं बल्कि लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ मिलकर भी कई बेहतरीन गीत गाए। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या रे हैं आज इश्क में, हम उस मकाम से सागर दिल को बहलाता नहीं। लेकिन इस चमक दमक, बढ़ती फीस और नए प्रयोगों के पीछे इस टीम के भीतर एक बहुत बड़ा और दुखद व्यक्तिगत संकट मंडरा रहा था। शकील साहब की बात कर रहे हैं आप। टीम के सबसे अभिन्न अंग गीतकार शकील बदायूनी का स्वास्थ्य अब लगातार और गंभीर रूप से खराब होने लगा था। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही आम धारणा है कि ये एक बेहद निर्मम जगह है। यहाँ दोस्ती और रिश्ते अक्सर उपयोगिता और मुनाफे के आधार पर तय होते हैं।
जब कोई साथी बीमार पड़ता है या काम करने में पूरी तरह सक्षम नहीं रहता, तो बाजार के दबाव में उसे अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाहर लाइन में हमेशा कई नए लोग मौका पाने के लिए खड़े होते हैं। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहां ये तिकड़ी बाकी पूरी इंडस्ट्री से एकदम अलग खड़ी नजर आती है। भारी व्यावसायिक दबाव और नए गीतकारों के तेजी से उदय होने के बावजूद नौशाद ने शकील बदायूनी का साथ कभी नहीं छोड़ा। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद नौशाद ने शकील को अपनी अगली 3 फिल्मों का पूरा काम दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ दया या कोई एहसान नहीं था, ये उस गहरे रिश्ते का सम्मान था जिसने उन्हें वो मुकाम दिलाया था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला व्यावसायिक रूप से कितना जोखिम भरा रहा होगा। एक बहुत बड़े बजट की फिल्म का संगीतकार जिस पर लाखों रुपए दांव पर लगे हैं, वो अपने निर्माता से ये कह रहा है कि मेरी फिल्म के गीत वही इंसान लिखेगा जो अस्पताल के बिस्तर पर है या शारीरिक रूप से बेहद कमजोर है। ये कला के इस निर्मम बाजार में मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखने की एक असाधारण घटना है। लेकिन समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। हर महान युग अंततः नए बदलावों के लिए रास्ता बनाता ही है। 1967 और 68 का समय इसी संक्रमण का काल था। 1967 में आई राम और श्याम एक बड़ी हिट साबित हुई, जहां इस तिकड़ी का प्रभाव अभी भी कायम था। आज की रात मेरे दिल की आई है बाहर, मिटे जुल्म सितम प्यार मैंने चाहा कि बता दूं मैं। लेकिन 1968 आते आते परिदृश्य स्पष्ट रूप से बदलने लगा था। उस साल संघर्ष रिलीज हुई, जो दिलीप कुमार और वैजंती माला के साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। इसमें नौशाद ने एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर वापसी करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के लोक संगीत का बेहद प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया। टकराता है जब पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। और उसी साल 1968 में एक और अहम फिल्म आई, आदमी, जिसमें दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें पहली बार रफी और महेंद्र कुमार ने एक साथ कोई गीत गाया था। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, एक नए गायक का टीम के साथ इस तरह से जुड़ना एक स्पष्ट संकेत था कि पुराने समीकरण अब धीरे धीरे एक नई दिशा में मुड़ रहे थे। आज पुरानी राहों से न आदमी का कोई भरोसा, हसीन आज बहा देने वाले तूने। नए स्वरों और नई शैलियों का प्रवेश हो रहा था। इस पूरी सिनेमाई यात्रा को अगर हम एक नज़र में देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल कुछ सफल फिल्मों या हिट गानों की सूची भर नहीं है। आज की इस चर्चा का सार यही है कि नौशाद, रफ़ी और शकील की तिकड़ी ने केवल दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे सिनेमाई सिस्टम को ही री इंजीनियर कर दिया। सही कहा। हमने देखा कि कैसे इस सिनेमा जैसी व्यावसायिक जगह पर एक अभिनेता के क्लिनिकल डिप्रेशन ने एक नए तरह के शास्त्रीय संगीत को जन्म दे दिया। कैसे अपनी कला की असली कीमत जानने का मतलब सिर्फ अहंकार नहीं होता, बल्कि वो बाजार के नियम बदलने की ताकत रखता है। और इन सब से ऊपर हमने उस वफादारी के तंत्र को समझा जो किसी कागजी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बंधा था। वो विश्वास जिसने बाजार के हर दबाव को दरकिनार करते हुए एक बीमार साथी को कभी पीछे छूटने नहीं दिया। जो भी लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि किसी भी पेशे में कोलैबोरेशन का असली मतलब क्या होता है और अपनी वैल्यू को पहचानने का सही समय कब होता है। देखिए, जब आप अपनी कीमत और अपने काम के प्रभाव को पहचान लेते हैं ना, तो बाजार अंततः आपके नियम मानने पे मजबूर हो ही जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी यात्रा को समाप्त करते हुए एक विचार है जो इस चर्चा से उभरकर सामने आता है। आज के इस आधुनिक समय में जब संगीत और कला की सफलता को कंप्यूटर के एल्गोरिदम, 15 सेकंड के वायरल हुक और डेटा एनालिटिक्स से नापा जाता है, जरा सोचिए, क्या आज के दौर की कोई संगीत तिकड़ी या कोई भी व्यावसायिक टीम बाजार के इतने भारी दबावों के बीच अपने किसी कमजोर या बीमार साथी का उस तरह से साथ निभा सकती है जैसे नौशाद ने शकील बदायूनी का निभाया था? ये तो बहुत मुश्किल लगता है आज के समय में। और एक बात और,
अगर दिलीप कुमार के मनोचिकित्सक ने उन्हें हल्की फुल्की भूमिकाएं करने की सलाह ना दी होती तो क्या हमें कभी वे बेहतरीन शास्त्रीय गीत मिल पाते? ये सोचने वाली बात है कि इतिहास में न जाने कितनी महान कलाकृतियों का जन्म वास्तव में किसी इंसान की मानसिक शांति की तलाश से ही हुआ होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ संगीत के अतीत पर नहीं बल्कि हमारे काम करने के आज के तरीकों पर और हमारे खुद की शांति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है जो श्रोताओं को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक और विचारोत्तेजक विषयों के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक सुनते रहें और नई चीजों की खोज करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें